यहाँ सब मुनाफिक हैं। जो कुछ दिलों में होता है वो जबान पे नहीं होता। एक मामूली सी लड़की से आप सच नहीं उगलवा सके। तुमने मुझे जो जो कहा मैंने वो किया। तुम मेरी जान ले लो लाला। मैं अपनी बहन का सच जानने आई थी, वो मुझे पता चल चुका है। इस मामले को यहीं खत्म करो। चलिए। हम जान लेने वाले लोग तो नहीं है ना, हम तो जान। इल्हाम कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ दूंगा? देने वाले लोग हैं। क्या हुआ है? तुम सुन नहीं पाओगे। खुशमदीद। इसनेद तज्जिये में जाम अमराई की किस्त के शदीद जानलेवा और इसमें छुपे नए राजों का मुकम्मल जायजा लेंगे। ये कहानी अब जज्बात, सस्पेंस और बदले की आग से पूरी तरह भर चुकी है, जहां हर किरदार जिंदगी और मौत के फैसलों के दरमियान खड़ा है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए सीधा इस कहानी के गहरे समुंदर में चलते हैं। सबसे पहले हम इससे बड़े और बेचैन करने वाले सवाल की तरफ आते हैं। कहानी बिल्कुल एक कफ बैंगर पर आकर रुक गई है। एक इंतहाई खतरनाक गोली लगने के बाद खून में लथपथ क्या हमारा पसंदीदा किरदार सियान वाकया जिंदा बच पाएगा? इसके बचने के इम्कानात हर गुजरते लम्हे के साथ खत्म होते जा रहे हैं। हिस्सा 3, सियान पर जानलेवा हमला। आइए देखते हैं सबसे शुरू कैसे हुआ। वाकयात इतनी तेजी से बदलते हैं कि अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाता है। सियान का मकसद था रानिया और वजीर को हिफाजत से मुल्क से बाहर निकालना, और वो उन्हें महफूज रास्ते से एयरपोर्ट ले जा रहा था। लेकिन खैर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट आता है। लाला के आदमियों को भनक लग जाती है कि वो रास्ते में गात लगाकर उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ एक शदीद खूनख्वार मुकाबला होता है। अब ज़ाहिर है ज़िक्रिया के आदमी न सिर्फ रानिया और वजीर को बचाने में बल्कि सियान की हिफाजत करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहते हैं। और जबकि ज़िक्रिया यह खौफनाक खबर गाजी यूसुफ को देता है तो तूफान तो आना ही था। गाजी यूसुफ का गुस्सा बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। वो एक शेर की तरह दौड़ाता है, अपने सबसे करीबी आदमी ज़िक्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ तेजी से मारता है और फिर बादवासी और पागल बंदे की हालत में सीधा हॉस्पिटल भागता है। अगला हिस्सा गाजी यूसुफ की बेबसी। यहाँ आकर कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। यह लम्हाना बेहतरीन तरीके से गाजी यूसुफ के कर्म को जाहिर करता है। जरा माजी और हाल के इस गहरे फर्क को सोचिए। माजी में उसने अपने बेटे सियान की जान बचाने के लिए अलिफ की जान लेने में जरा भी रहम नहीं खाया था, लेकिन आज हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ और कौन है। अब वही मगरूर शख्स अलिफ की जुड़वा बहन अलाम के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर इस बार जोर जबरदस्ती की तो इसका अपना बेटा जिंदा रहकर भी उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। वो जीते जी अपने बेटे को खो देगा। और सबसे बड़ा मसला यह है कि सियान के दिल के लिए दुनिया में दस्तयाब अल्टरनेटिव डोनर्स की तादाद बिल्कुल सिफर है, यानी जीरो। कोई एक भी शख्स नहीं जो उसकी जान बचा सके। अलाम और अलिफ जुड़वा बहनें हैं और इनका ब्लड ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है। इस बुनियाद पर अब सियान को डूबते हुए दिल को धड़कने के लिए जो आखिरी उम्मीद बची है वो सिर्फ और सिर्फ अलाम है, जिसके खानदान को गाजी ने खुद बर्बाद किया था। यहाँ से हम आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। अलाम का मुश्किल फैसला। अलाम गाजी यूसुफ को एक कड़वा सच बताती है कि इंसान जितना ही फिरौन क्यों ना हो, उसे खुदा की पकड़ में आना ही होता है। वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करके इस शख्स के बेटे की जान हरगिज़ नहीं बचा सकती जिसने उसकी बहन को बेदर्दी से कत्ल किया था। ये कहकर वो इस कमरे से निकल जाती है और गाजी यूसुफ को वही जमीन पर रोता बलकता छोड़ देती है। कहानी की इस अहम थीम को समझना बहुत ज़रूरी है। मकफ़ात अमल, इसका मतलब है कुदरत का इंसाफ।
یا اپنے اعمال کے نتیجوں کا سامنا کرنا۔ آسان الفاظ میں جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ غازی یوسف نے جو ظلم دوسروں پر کیا تھا آج بالآخر اس کی سب سے بھاری قیمت چکا رہا ہے۔ اس کی اپنی لگائی ہوئی آگ اب اس کے اپنے گھر کو جلا رہی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ایک اور سخت جذباتی ٹوسٹ لیتی ہے۔ جب الہام وہاں سے اٹھ کر بے ہوش سیان کے پاس جاتی ہے تو اسے اس بات کا گہرا احساس ہوتا ہے کہ وہ سیان سے شدید محبت کرنے لگی ہے۔ اسے موت کے منہ میں دیکھ کر الہام کا اپنا دل بند ہونے لگتا ہے اور اس کے انکار کی دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ الہام کے ذہن میں ایک شدید کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک اسے مکمل طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی بہن الف نے سیان کے لیے اپنی جان کی قربانی آخر کیوں دی تھی۔ وہ اس قربانی کی گہرائی کو اب محسوس کر سکتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کے سے وہ اس قدر محبت کرتی ہے، اگر وہی زندہ نہ رہا تو اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں بچے گا۔ اور یہی وحشتناک سوچ اسے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں پر وہ سیان کو بچانے کے لیے وہی آخری قربانی دینے یعنی اپنا دل نکار کر ڈونیٹ کرنے کا سوچنے لگتی ہے۔ اگلا حصہ لالا کے سامنے حقیقت۔ ہاسپٹل سے باہر نکل کر اگر دیکھیں تو دوسری طرف ایک بہت بڑا راز فاش ہو رہا ہے۔ رانیہ یہاں لالا کے سامنے قتل کی حقیقت کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ سیان نے اس کے بیٹے ولید کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ولید نے رانیہ پر بری نظر ڈالی تھی۔ سیان وہاں کسی کو مارنے نہیں بلکہ ولید سے یہ مطالبہ کرنے گیا تھا کہ وہ رانیہ سے نکاح کر کے اس کی عزت بحال کرے، لیکن ولید نے الٹا سیان کی جان لینے کی کوشش کی اور اس ہتھا چھپنے کی کشمکش میں گولی چل گئی جس سے ولید کی موت ہو گئی۔ یہ قتل نہیں ہے۔ لالا ہمیشہ ان اصولوں کا پابند رہا جہاں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، اس لیے اس بات کا کوئی امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ معصوم لوگوں پر مزید ظلم نہیں کرے گا اور انہیں آزاد کر دے گا۔ اس احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کو دراصل اپنے برے اعمال کی سزا مل چکی ہے۔ تو آخری سوال آگے کیا ہوگا؟ اگر ہم آگے کے امکانات کا جائزہ لیں تو سچ کہوں ہر راستہ کسی نہ کسی علیمہ کی طرف ہی جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر الہام اپنا دل ڈونیٹ کرتی ہے تو سیان زندہ تو رہے گا لیکن اپنی زندگی کی محبت کو کھو دے گا۔ اگر غازی زبردستی سرجری کرواتا ہے تو سیان فزیکل طور پر بچ تو ضرور جائے گا لیکن نفرت کی آگ میں آ کر وہ خودکشی کر لے گا، اور اگر کوئی ڈونیٹ نہیں ملتا تو سیان مر جائے گا جو غازی یوسف کو مکمل طور پر برباد کر دے گا۔ مطلب ان تینوں راستوں میں دل کا ٹوٹنا تو طے ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بہتی چھپتے ہوئے اور جذباتی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا واقعہ سیان اس دفعہ موت کے منہ سے واپس آ پائے گا؟ اور اگر ہاں تو کیا اس کی قیمت اور معصوم یعنی الہام کی جان ہوگی؟ آگے جو بھی ہوگا وہ یقیناً دل ہلا دینے والا ہوگا۔ یقین مانیے اس پر ہر ایکشن کا ایک بہت بھاری ریئیکشن آنے والا ہے۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم بالکل سیدھا اس ہائی سٹیکس ڈرامہ کے اندر جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ آخر ان جذباتی اتار چڑھاؤ اور انتقام کا انجام کیا ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس گہری بات پر غور کیجئے، انسان گناہ کرتے وقت یہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اس کا گناہ ایک دن اس کا بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم کتنی سنگین حقیقت سے ناواقف ہیں نا۔ ایک جملہ اس پورے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن ہے، دھوکہ اور مقافات عمل کا ایک ایسا جال جس میں کہانی کے تمام کردار بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیان پر ہونے والے اس جان لیوا حملے کی۔ ایک اچانک آنے والا بحران جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ افراد تفریح بالکل عروج پر تھی۔ سیان رانیہ اور وزیر کو بچانے ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہے لیکن راستے میں ہی لالا کے آدمی گاٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ سیان بیچارہ ان معصوم بہن بھائیوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس چکر میں خود گولی کھا بیٹھتا ہے۔ ان دونوں کو اغوا کر لیتا ہے اور سیان کو ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچانا پڑ جاتا ہے۔
वैसे एक दिलचस्प मिसाल है कि एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर मैन अपनी आवाज को क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए, पर यहाँ हालात ने चंद लम्हों में किरदारों के सालों की मेहनत तबाह कर दी। अब जाहिर है जब खौफनाक खबर गाजी यूसुफ तक पहुंचती है तो उनका रिएक्शन बिल्कुल उनकी शख्सियत जैसा ही होना था, शदीद और एक्सप्रेस। अपना सारा गुस्सा जिक्रिया पर निकाल दिया। हफाजत में नाकामी, जिक्रिया को जोरदार थप्पड़ पड़ता है, सारा इल्जाम उसके सर। उसके बाद काजी यूसुफ भागते हैं और अपने शदीद जख्मी बेटे की तरफ अस्पताल पहुंचते हैं। कहानी का रुख मरता है गाजी यूसुफ की बेबसी की तरफ। यहाँ जज्बात का एक बिल्कुल नया मामूर देखने को मिलता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। याद कीजिए माजी के वो मगरूर गाजी यूसुफ जिसने बिना किसी पछतावे के अलिफ की जान की कुर्बानी दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे को दिल मिल सके। और आज वही शख्स घुटनों के बल जमीन पर बैठा अलाम के आगे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। असल में यही मकफात अमल है, एक ऐसी हर किसी को आखिरकार अपने किए क्या नतीजा भुगतना ही पड़ता है। गाजी यूसुफ बिल्कुल इस बसी से गुजर रहा है जो उसने कभी दूसरों पर थरपी थी। अब वो खुद इस अजीम दर्द को पूरी तरह महसूस कर रहा है। अब इस कहानी का सबसे भारी इखलाकी बोझ सीधा इलाम के कंधों पर आ गिरता है। ये इलाम का मुश्किल तरीन फैसला है। इलाम का जवाब यहाँ सुनने वाला था। वो बिल्कुल साफ कहती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा फरौन क्यों ना बन जाए, एक दिन खुदा की पकड़ में जरूर आता है। वो साफ इनकार करती है। गाजी यूसुफ को याद दिलाती है कि इसकी बहन अलिफ ने भी ऐसे ही रोते हुए मिन्नतें की होंगी, लेकिन वो अलिफ नहीं है जो इस तरह बेवजह खुद को कुर्बान कर दे। लेकिन कहानी में बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट तब आता है जब इलाम से चांद को बेहोश और जिंदगी और मौत से लड़ते हुए देखती है। उसके अंदर एक अजीब सी शदीद कश्मकश शुरू हो जाती है। उसे रियाला होता है कि सियान के लिए गहरी मोहब्बत उसके दिल में जगह बना चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये नई सच्ची मोहब्बत अपनी जान बचाने के प्रैक्टिकल फैसले पर भारी पड़ जाएगी? यह सच में एक बहुत दर्दनाक लम्हा है। अलाम को महसूस होने लगता है कि सियान के बिना तो उसकी अपनी जिंदगी बिल्कुल बेमकसद हो जाएगी। वो खुद को कुर्बान करने के बारे में सोचने लगती है, जो कि अफसोसनाक तौर पर अलिफ की सच्ची कुर्बानी की याद दिलाता है। और इसी दौरान दूसरी तरफ लाला के सामने वाज़ेह होती है हकीकत हमें और संगीन बहरान की तरफ ले जाती है। ये तफसील साफ वाज़ेह करती है कि वलीद की मौत के पीछे आखिर कितना कॉम्प्लेक्स बसी मंजर था। आप सोचिए, जब लाला के सामने ले जाती है तो पहले वलीद का कर्ज मांगना, फिर रानिया को हरासा करना, रानिया का थप्पड़ मारना और बदले में वलीद का जबरदस्ती करना, और आखिर में सियान के आने पर गन के चीना छपटी में गोली का हादसा के तौर पर चल जाना। ये तफसीली साफ वाज़ेह करती है कि वलीद की मौत के पीछे आखिर कितना कॉम्प्लेक्स बसी मंजर था। अब सोचिए, जब लाला के सामने ये सारी हकीकत है बेनकाब होती है तो उस पर क्या गुजरती होगी। वो अंदर से टूट जाता है। अपने ही बेटे की ऐसी घटिया हरकतों पर उसे शदीद झटका लगता है। वो गहरी शर्मिंदगी महसूस करता है। इस पॉइंट पर आकर लगता है कि लाला अब इन महसूस बहन भाई की शदीद छोड़ देगा, या उसे तस्लीम करते हुए कि उसके बेटे का अंजाम दरअसल उसके अपने बुरे अमाल का ही नतीजा था। तो अब चलते हैं आगे अरूज की तरफ, देखते हैं आखिर इन सब का अंजाम क्या निकलने वाला है। कुछ इंतहाई अहम पेशगोइयां हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हैं। क्या सियान इस गोली का घाव से आकर बच पाएगा? क्या अलाम वाक़या मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देगी? और अगर गाजी यूसुफ ने एक बार फिर अपनी मर्जी थपी और कोई कुर्बानी ली तो क्या सियान सदमे से खुदकुशी कर लेगा? ये ऐसे सवालात हैं जो हर किरदार की तकदीर से जुड़े हुए हैं। भला आखिर बहुत ही गहरी और संगीन सोच बाकी रह जाती है। क्या एक बाप की बेबसी किसी और ऐसी
चीज को जन्म देगी जिसे फिर कभी माफ नहीं किया जा सकेगा, या फिर मकाफात अमल इस दर्दनाक चक्र को आखिरकार तोड़ दिया जाएगा। इन्हीं लम्हे वहीं दागों के सुलझने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वाकया दिल थाम कर बैठने का वक्त है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। नाजरीन, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम इस तरह की मज़ीद अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। नाजरीन, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम इस तरह की मज़ीद अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। हम राही की आने वाली किस्त, हुफ, यकीन मानिए इसमें हर एक्शन का एक बहुत भारी रिएक्शन आने वाला है। आज के इस वजाहती जायजे में हम बिल्कुल सीधा इस हाई स्टेक्स ड्रामा के अंदर जाएंगे। देखते हैं कि आखिर इन जज्बाती उतार चढ़ाव और इंतकाम का अंजाम क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा इस गहरी बात पर गौर कीजिए। इंसान गुनाह करते वक्त ये बिल्कुल भूल जाता है कि उसका गुनाह एक दिन उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कितनी संगीन हकीकत है ना। ये एक जुमला इस पूरे एपिसोड की फाउंडेशन है। धोखा, सर्वाइवल और मुकाफात अमल का एक ऐसा जाल जिसमें कहानी के तमाम किरदार बुरी तरह फंस चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहान पर होने वाले इस जानलेवा हमले की। एक अचानक आने वाला बहरान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अफरा तफरी बिल्कुल अरूज पर थी। सेहान, रानिया और वजीर को बचाने एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही लाला के आदमी घाट लगाए बैठे हैं। सेहान बेचारा उन मासूम बहन भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है और इस चक्कर में खुद गोली खा बैठता है। उन दोनों को अगवा कर लिया जाता है और सेहान को इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। वैसे एक दिलचस्प मिसाल है कि एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर मैन लेंथ 7 मंथ्स तक खींच सकता है अपनी आवाज़ और क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए, पर यहाँ हालात ने चंद लम्हों में किरदारों की सालों की मेहनत तबाह कर दी। अब जाहिर है जब ये खौफनाक खबर गाजी यूसुफ तक पहुंचती है तो उनका रिएक्शन बिल्कुल उनकी शख्सियत जैसा ही होना था, शदीद और एक्सप्लोसिव। अपना सारा गुस्सा ज़िक्रिया पर निकाल दिया गया। हिफाजत में नाकामी पर ज़िक्रिया को ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है, सारा इल्ज़ाम उसके सर, और उसके बाद गाजी यूसुफ भागते हैं अपने शदीद ज़ख्मी बेटे की तरफ। हस्पताल पहुंचते ही कहानी का रुख मुड़ता है गाजी यूसुफ की बेबसी की तरफ। यहाँ जज्बात का एक बिल्कुल नया महवर देखने को मिलता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है। याद कीजिए माजी का वो मगरूर गाजी यूसुफ जिसने बिना किसी पछतावे के एलिफ की जान की कुर्बानी देती थी सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे को दिल मिल सके, और आज वही शख्स घुटनों के बल जमीन पर बैठा इल्हाम के आगे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। व्हाट अ ट्विस्ट। असल में यही मुकाफते अमल है, एक ऐसी अनअवॉइडेबल साइकिल जहाँ हर किसी को आखिरकार अपने किए का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। गाजी यूसुफ बिल्कुल उसी बेबसी से गुजर रहा है जो उसने कभी दूसरों पर थोपी थी। अब वो खुद इस अजीम दर्द को पूरी तरह महसूस कर रहा है। अब इस कहानी का सबसे भारी इखलाकी बोझ सीधा इल्हाम के कंधों पर आ गिरता है। ये इल्हाम का मुश्किल तरीन फैसला है। इल्हाम का जवाब यहाँ सुनने वाला था। वो बिल्कुल साफ कहती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा फिरौन क्यों ना बन जाए, एक दिन खुदा की पकड़ में ज़रूर आता है। वो साफ इनकार करती है। गाजी यूसुफ को याद दिलाती है कि उसकी बहन एलिफ ने भी ऐसे ही रोते हुए मिन्नतें की होंगी, लेकिन वो एलिफ नहीं है जो इस तरह बेवजह खुद को कुर्बान कर दे। लेकिन कहानी में बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इल्हाम सेहान को बेहोश और जिंदगी और मौत से लड़ते हुए देखती है। उसके अंदर एक अजीब सी शदीद कश्मकश शुरू हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि सेहान के लिए एक गहरी मोहब्बत उसके दिल में जगह बना चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये नई सच्ची मोहब्बत अपनी जान बचाने के प्रैक्टिकल फैसले पर भारी पड़ जाएगी? ये सच में एक बहुत दर्दनाक लम्हा है। इल्हाम को महसूस होने लगता है कि सेहान के बिना तो उसकी अपनी जिंदगी बिल्कुल बेमकसद हो जाएगी।
وہ خود کو قربان کرنے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، جو کہ افسوسناک طور پر ایلف کی سچی قربانی کی یاد دلا دیتا ہے۔ ہسٹری ریپیٹنگ اٹ سیلف، رائٹ؟ اور اسی دوران دوسری طرف لالا کے سامنے واضح ہوتی ہوئی حقیقت ہمیں ایک اور سنگین بحران کی طرف لے جاتی ہے۔ لالا رانیا اور وزیر سے انتہائی سختی سے تحقیق کرتا ہے، اور پھر رانیا کی ماضی کی دلکراش کہانی قدم با قدم کھلتی ہے۔ پہلے ولید کا قرض مانگنا، پھر رانیا کو ہراساں کرنا، رانیا کا تھپڑ مارنا اور بدلے میں ولید کا زبردستی عزت لوٹنا، اور آخر میں سیحان کے آنے پر گن کی چھینا جھپٹی میں گولی کا حادثاتی طور پر چل جانا۔ یہ تفصیل صاف واضح کرتی ہے کہ ولید کی موت کے پیچھے آخر کتنا کمپلیکس پس منظر تھا۔ اب سوچئے، جب لالا کے سامنے یہ ساری حقیقت بے نقاب ہوتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے ہی بیٹے کی ایسی گھٹیا حرکتوں پر اسے شدید جھٹکا لگتا ہے اور وہ گہری شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر لگتا ہے کہ لالا اب ان معصوم بہن بھائی کو شاید چھوڑ دے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس کے بیٹے کا انجام دراصل اس کے اپنے برے اعمال کا ہی نتیجہ تھا۔ تو اب چلتے ہیں آگے کے عروج کی طرف، دیکھتے ہیں آخر ان سب کا انجام کیا نکلنے والا ہے۔ کچھ انتہائی اہم پیش گوئیاں ہمارے بالکل سامنے کھڑی ہیں۔ کیا سیحان اس گولی کا گھاؤ سہ کر بچ پائے گا؟ کیا الہام واقعی محبت کی خاطر اپنی جان دے دے گی؟ اور اگر غازی یوسف نے ایک بار پھر اپنی مرضی تھوپی اور کوئی قربانی لی تو کیا سیحان صدمے سے خودکشی کر لے گا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر کردار کی تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالآخر ایک بہت ہی گہری اور سنگین سوچ باقی رہ جاتی ہے۔ کیا ایک باپ کی بے بسی کسی اور ایسی ٹریجڈی کو جنم دے گی جسے پھر کبھی معاف نہیں کیا جا سکے گا؟ یا پھر مکافات عمل کے اس دردناک چکر کو آخرکار توڑ دیا جائے گا؟ انہی الجھے ہوئے دھاگوں کے سلجھنے کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ واقعی دل تھام کر بیٹھنے کا وقت ہے۔ خوش آمدید اس نئے تجزیے میں، جہاں ہم ہمراہی کی قسط 35 کے شدید جان لیوا حالات اور اس میں چھپے نئے رازوں کا مکمل جائزہ لیں گے۔ یہ کہانی اب جذبات، سسپنس اور بدلے کی آگ سے پوری طرح بھر چکی ہے، جہاں ہر کردار زندگی اور موت کے فیصلوں کے درمیان کھڑا ہے۔ تو وقت ضائع کیے بنا چلیے سیدھا اس کہانی کے گہرے سمندر میں گوتے لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سب سے بڑے اور بے چین کرنے والے سوال کی طرف آتے ہیں۔ کہانی بالکل ایک کلف ہینگر پر آ کر رک گئی ہے۔ ایک انتہائی خطرناک گولی لگنے کے بعد خون میں لت پت کیا ہمارا پسندیدہ کردار سیحان واقعی زندہ بچ پائے گا؟ اس کے بچنے کے امکانات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ حصہ 3، صحن پر جان لیوا حملہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ واقعات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیحان کا مقصد تھا رانیا اور وزیر کو حفاظت سے ملک سے باہر نکالنا، اور وہ انہیں محفوظ راستے سے ایئرپورٹ لے جا رہا تھا۔ لیکن خیر، یہاں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ لالا کے آدمیوں کو بھنک لگ جاتی ہے اور وہ راستے میں گھات لگا کر انہیں روک لیتے ہیں۔ یہاں ایک شدید خونخوار مقابلہ ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں اور اسی دھواں دھار تصادم میں سیحان کو گولی لگ جاتی ہے۔ وہ نڈھال ہو کر گر جاتا ہے اور دونوں بہن بھائی کو لالا کے برہم آدمی اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ذکریہ کے آدمی نہ صرف رانیا اور وزیر کو بچانے میں بلکہ سیحان کی حفاظت کرنے میں بھی مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں۔ اور جب ذکریہ یہ خوفناک خبر غازی یوسف کو دیتا ہے تو طوفان تو آنا ہی تھا۔ غازی یوسف کا غصہ بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شیر کی طرح دہاڑتا ہے، اپنے سب سے قریبی آدمی ذکریہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور پھر بدحواسی اور پاگل بندی کی حالت میں سیدھا ہاسپٹل بھاگتا ہے۔ اگلا حصہ، غازی یوسف کی بے بسی۔ یہاں آ کر کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ لمحہ نا بہترین طریقے سے غازی یوسف کے کرما کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا ماضی اور حال کے اس گہرے فرق کو سوچئے۔ ماضی میں اس نے اپنے بیٹے سیحان کی جان بچانے کے لیے الاف کی جان لینے میں ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا، لیکن آج حقیقت بالکل مختلف اور حیران کن ہے۔ اب وہی مغرور شخص الاف کی جرواں بہن الہام کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس بار زور زبردستی کی تو اس کا اپنا بیٹا زندہ رہ کر بھی اس سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنے لگے گا۔ وہ جیتے جی اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیحان کے دل کے لیے دنیا میں دستیاب آلٹرنیٹو ڈونرز کی تعداد بالکل صفر ہے، یعنی زیرو۔ کوئی ایک بھی شخص نہیں جو اس کی جان بچا سکے۔ الہام اور الاف جڑواں بہنیں ہیں اور ان کا بلڈ گروپ بالکل ایک جیسا ہے۔ اس بنیاد پر اب سیحان کے ڈوبتے ہوئے دل کو دھڑکنے کے لیے جو آخری امید بچی ہے وہ صرف اور صرف الہام ہے، ایک ایسی عورت جس کے خاندان کو غازی نے خود برباد کیا تھا۔ یہاں سے ہم آتے ہیں کہانی کے اگلے موڑ پر، الہام کا مشکل فیصلہ۔ الہام غازی یوسف کو ایک کڑوا سچ بتاتی ہے
कि इंसान जितना ही फिरौन क्यों ना हो, उसे खुदा की पकड़ में आना ही होता है। वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके उस शख्स के बेटे की जान हरगिज़ नहीं बचा सकती जिसने उसकी बहन को बेदर्दी से कत्ल किया था। ये कहकर वो उस कमरे से निकल जाती है और गाजी यूसुफ को वहीं ज़मीन पर रोता बिलखता छोड़ देती है। कहानी के इस अहम थीम को समझना बहुत ज़रूरी है। मुकाफ़ाते अमल, इसका मतलब है कुदरत का इंसाफ या अपने आमाल के नतीजों का सामना करना। आसान अल्फाज में, जो बोएगा वही काटेगा। गाजी यूसुफ ने जो जुल्म दूसरों पर किया था, आज वो बिलाखिर उसकी सबसे भारी कीमत चुका रहा है। उसकी अपनी लगाई हुई आग अब उसके अपने घर को जला रही है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां एक और सख्त जज्बाती ट्विस्ट लेती है। जब इल्हाम वहां से उठकर बेहोश सिहान के पास जाती है तो उसे इस बात का गहरा एहसास होता है कि वो सिहान से शदीद मोहब्बत करने लगी है। उसे मौत के मुंह में देखकर इल्हाम का अपना दिल बंद होने लगता है और उसके इनकार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। इल्हाम के जहन में एक शदीद कश्मकश शुरू हो जाती है। अचानक उसे मुकम्मल तौर पर समझ आ जाता है कि उसकी बहन इलाफ ने सिहान के लिए अपनी जान की कुर्बानी आखिर क्यों दी थी। वो उस कुर्बानी की गहराई को अब महसूस कर सकती है। उसे एहसास होता है कि जिस शख्स से वो इस कदर मोहब्बत करती है, अगर वही जिंदा ना रहा तो उसके अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। और यही वहशतनाक सोच उसे इस मकाम पर ले आती है जहां वो भी सिहान को बचाने के लिए वही आखिरी कुर्बानी देने, यानी अपना दिल निकालकर डोनेट करने का सोचने लगती है। अगला हिस्सा, लाला के सामने हकीकत। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अगर देखें तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा राज फाश हो रहा है। रानिया यहां लाला के सामने कत्ल की हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती हैं। पता चलता है कि सिहान ने उसके बेटे वलीद को जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। असल हकीकत यह है कि वलीद ने रानिया पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी इज्जत लूटी थी। सिहान वहां किसी को मारने नहीं बल्कि वलीद से यह मुतालबा करने गया था कि वो रानिया से निकाह करके उसकी इज्जत बहाल करे। लेकिन वलीद ने उल्टा सिहान की जान लेने की कोशिश की और इसी हथियार छीनने की कशमकश में गोली चल गई, जिससे वलीद की मौत हो गई। ये कत्ल नहीं, एक हादसा था। ये जानकर के उसका अपना बेटा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता था, लाला को शदीद शर्मिंदगी होती है। वो अंदर से टूट जाता है। लाला हमेशा उन उसूलों का पाबंद रहा है जहां औरतों की इज्जत की जाती है, इसलिए इस बात का कवी इम्कान पैदा हो जाता है कि वो इन मासूम लोगों पर मजीद जुल्म नहीं करेगा और उन्हें आज़ाद कर देगा। उसे एहसास हो जाता है कि उसके बेटे को दरअसल अपने बुरे अमाल की सज़ा मिल चुकी है। तो आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? अगर हम आगे के इम्कानात का जायजा लें तो सच कहूं, हर रास्ता किसी न किसी आलमे की तरफ ही जाता दिखाई देता है। अगर इल्हाम अपना दिल डोनेट करती है तो सिहान जिंदा तो रहेगा, लेकिन अपनी जिंदगी की मोहब्बत को खो देगा। अगर गाजी ज़बरदस्ती सर्जरी करवाता है तो सिहान फिजिकल तौर पर बच ज़रूर जाएगा, लेकिन नफ़रत की आग में आकर वो खुदकुशी कर लेगा। और अगर कोई डोनर नहीं मिलता तो सिहान मर जाएगा, जो गाजी यूसुफ को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा। मतलब इन तीनों रास्तों में दिल का टूटना तो तय है। ये सब हमें एक बहुत ही चुभते हुए और जज्बाती सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई सिहान इस दफ़ा मौत के मुंह से वापस आ पाएगा? और अगर हां, तो क्या इसकी कीमत एक और मासूम यानी इल्हाम की जान होगी? आगे जो भी होगा वो यकीनन दिल दहला देने वाला होगा। खैर, आज के इस तज्जिये में हम हमराही की 35वीं किस्त की उन गहराइयों में जाएंगे जहां जज्बात, बदला और कुर्बानी बिल्कुल अपने आखिरी उरूज पर हैं। कहानी एक ऐसे मुकाम पर आ रुकी है जहां हर फैसला सीधा जिंदगी और मौत से जुड़ा है। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि किरदारों को किन रूफराज से इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या सिहान मौत को हरा पाएगा? पिछली सारी कशमकश के बाद अब मामला बिल्कुल दो टोक हो चुका है, जिंदगी और मौत के दरमियान। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो किसी को अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। तो चलिए इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि हालात आखिर इस नहाश तक पहुंचे कैसे। जानलेवा हमला और सिहान का आखिरी इम्तिहान। चलिए देखते हैं कि ये तसादुम किस तरह आगे बढ़ता है। कहानी अचानक बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है। दरअसल सिहान रानिया और उसके भाई वजीर की हिफाजत के लिए उन्हें चुपके से एयरपोर्ट ले जाने की कोशिश करता है। एक उम्मीद होती है कि शायद इस तरह इनकी जान बच जाए, लेकिन लाला को इस फरार की भनक लग जाती है और वो फौरन अपने आदमियों को उन्हें वापस लाने का हुक्म देता है। और फिर एक बहुत ही शदीद और खौफनाक झड़प शुरू होती है। हैरत की बात यह है कि जिक्रिया के गार्ड्स जिन पर हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो बुरी तरह नाकाम साबित होते हैं और इसी अफरा तफरी और बचाव की इस जंग में सिहान को सीधा दिल में गोली लग जाती है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और समझे कि पूरी बाजी ही पलट जाती है। एक बाप की बेबसी और गाजी यूसुफ की मायूसी। जब एक इंतहाई ताकतवर शख्स बेबस हो जाए तो मंजर बड़ा दर्दनाक होता है।
ज़िक्रिया बुरी तरह कांपते हुए और खौफजदा हालत में सिहान को गोली लगने की खबर लाता है। गाजी यूसुफ, जो हमेशा से एक रौबदार और नाकाबिल शिकस्त शख्सियत समझा जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी बढ़वासी में ज़िक्रिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन सच कहूँ तो ये गुस्सा दरअसल उसके अंदर के खौफ की आवाज़ है। वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ उसके बेटे का दिल तेज़ी से काम करना छोड़ रहा है, और फिर डॉक्टर्स आकर एक ऐसी वार्निंग देते हैं जो किसी भी बाप के होश उड़ा दें कि सिहान को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है एक फौरी हार्ट डोनर। गाजी की सारी दौलत, सारी ताकत हॉस्पिटल के इन कॉरिडोर्स में आकर दम तोड़ देती है। यहाँ कहानी में जो किस्मत का अजीब चक्कर सामने आता है ना, वो बहुत गहरा और रुला देने वाला है। एक तरफ माजी का वो संगदिल अमल है। याद करें, गाजी ने अपने बेटे को बचाने के लिए इंतहाई बेरहमी से मासूम एलिफ की जान ली थी और उसका दिल सिहान को दे दिया था। उस कदम के नतीजे में सिहान ने हमेशा के लिए अपने बाप से नफरत शुरू कर दी थी। और दूसरी तरफ आज की कशमकश है, सिहान का वही दिल फिर से फेल हो रहा है, और इस बार परफेक्ट डोनर कोई और नहीं बल्कि एलिफ की जुड़वा बहन इल्हाम है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार गाजी अपनी पुरानी ताकत और जुल्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसने वैसा किया तो उसका बेटा उसे क़यामत तक माफ़ नहीं करेगा। इस दफ़ा उसे ताकत के बजाय सर झुकाकर इल्हाम के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ेगी। ये माजी की एक ऐसी गुनहगार गूंज है जिसने गाजी को चारों तरफ से घेर लिया है। इल्हाम का मुश्किल फैसला और कुर्बानी का बोझ, ये इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और तकलीफदेह पहलू है। जब गाजी यूसुफ जैसा मगरूर आदमी अपने तमाम तर गुरूर को तोड़कर इल्हाम के कदमों में गिरकर भीख मांगता है, तो जवाब में एक बहुत ही ताकतवर हकीकत सामने आती है। इल्हाम कहती है कि इंसान चाहे जितना ही फिरौन क्यों ना हो, उसे एक दिन खुदा की पकड़ में आना जरूर होता है। ये वो लम्हा है जो साबित करता है कि माजी का गुनाह हमेशा मकाफाते अमल बनकर वापस आता है। इल्हाम अपनी बहन एलिफ की मौत भूली नहीं है। उसका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, और शुरू में वो सीधा सीधा अपनी जान देकर सिहान को बचाने से इनकार कर देती है। लेकिन हालात में अचानक एक नया मोड़ आता है। ये दुख और अंदरूनी कशमकश का वो लम्हा है जहां इल्हाम को एहसास होता है कि वो खामोशी से एक ऐसे जज्बे का शिकार हो चुकी है जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। एक गूंजती हुई मोहब्बत, बिल्कुल वैसी ही गहरी और तकलीफदेह मोहब्बत जैसी उसकी बहन एलिफ को सिहान से थी। होता कुछ यूं है कि जब इल्हाम आईसीयू के शीशे के बाहर खड़ी सिहान को जिंदगी और मौत से जूझते हुए देखती है, तो उसके अंदर की सारी नफरत पिघल जाती है। उसे शिद्दत से यह एहसास होता है कि वो सिहान के बिना इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। और सबसे बड़ी बात, यहां आकर उसे आखिर ये समझ आती है कि उसकी बहन एलिफ ने आखिर अपनी जान की कुर्बानी दी क्यों थी, क्योंकि किसी अपने को तिल तिल मरते हुए देखना खुद मरने से 1000 गुना ज्यादा तकलीफदेह है। इसी अजीम मोहब्बत में आकर इल्हाम भी वही दर्दनाक फैसला करती है कि वो अपना दिल डोनेट करेगी और सिहान की सांसें बहाल रखने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। जहां एक तरफ हॉस्पिटल में ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाला के लिए एक कड़वा सच सामने आता है, राज से पर्दा उठना। कहानी के इस दूसरे पहलू से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। देखें, लाला ने बदले की आग में रानिया और उसके भाई को अगवा तो कर लिया, लेकिन वहां रानिया जो राज खोलती है वो लाला के वहमो गुमान में भी नहीं था। दरअसल कर्जे की वसूली के वक्त लाला का बेटा वलीद रानिया पर बुरी नजर डालता है। रानिया जवाब में उसे थप्पड़ मारती है। इसके बावजूद वलीद पीछे नहीं हटता और जबरदस्ती उसे अगवा करके उसकी इज्जत लुटाता है। जब सिहान को इस जुल्म का पता चलता है तो वो सिर्फ इंसाफ के लिए और रानिया की इज्जत बहाल करवाने के लिए वलीद से रानिया का निकाह करवाने जाता है। सिहान उसे कत्ल करने नहीं गया था, लेकिन कशमकश और बंदूक छीनने की इस लड़ाई में हादसाती तौर पर गोली चल जाती है और वलीद मारा जाता है। ये वाकया साबित करता है कि सिहान कातिल नहीं बल्कि एक हिफाजत करने वाला किरदार था। मुकाफाते अमल, यानी इंसान जो बोता है आखिरकार वही काटता है। पूरा ड्रामा और इसकी रूह इसी एक कानून पर मुश्तमिल है। रानिया की ये सच्ची कहानी सुनकर लाला पर यह हकीकत खुलती है कि उसके बेटे की मौत किसी की ज़ाती दुश्मनी का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसके अपने किए गए घिनौने और जालिमाना आमाल की सज़ा थी। इस नए सच ने लाला की दुश्मनी को यकदम शर्मिंदगी में तब्दील कर दिया है। ये सच लाला को अंदर तक हिलाकर रख देता है। उसकी ये शदीद शर्मिंदगी उसे एक गैर मुतवक्का रहम की तरफ ले जाती है। लाला, जो कि औरतों की इज्जत करने वाला एक रिवायती शख्स है, इस दरिंदगी का सुनकर पानी पानी हो जाता है। वो बदला लेने के बजाय अब रानिया पर मजीद जुल्म नहीं करना चाहता। अब उम्मीद यही जाहिर होती है कि वो इन मासूम बहन भाइयों को आज़ाद कर देगा, ये मानते हुए कि उसके बेटे को आखिरकार अपने किए की सज़ा मिल ही गई। बिलाखिर आखिरी कीमत और एक जानलेवा नतीजा। कहानी की तमाम उलझी हुई तारें अब बस एक ही जगह आकर जुड़ रही हैं। और अब सामने आता है सबसे बेचैन करने वाला सवाल,
सोचिए ज़रा, फ़र्ज़ करे कि इल्हाम वाकई अपना दिल दे देती है और सियान जिंदा बच जाता है। जब सियान होश में आएगा और उसे मालूम होगा कि उसके बाप गाजी यूसुफ ने एक बार फिर वही तारीख दोहराई है कि उसे बचाने के लिए एक बार फिर किसी मासूम औरत को, किसी ऐसे को जिससे वो मोहब्बत करने लगा था, मौत के घाट उतार दिया गया, तो फिर क्या होगा? सियान, जो पहले ही अपने बाप से इस हद तक नफरत करता था कि घर बार सब छोड़ चुका था, वो इस नए और भारी बोझ को बर्दाश्त कैसे करेगा? क्या ये मुमकिन नहीं कि निदामत और इस न ख़त्म होने वाले दुख के ज़ेरे असर सियान अपने बाप के सामने अपनी ही कनपटी पर बंदूक रख ले? ये एक ऐसी उलझन है जो दिखाती है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी बचाना खुद ज़िंदगी को ख़त्म करने से ज़्यादा बड़ा अज़ाब बन जाता है। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख़्याल के साथ इस तज्ज़िये का सफ़र यहाँ आकर थम जाता है।